जय हिंद दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 ऐसे एमसीक्यूज जो कि आईआर से इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे आप जानते हैं पीवाईक्यू के मैराथन सेशन हर संडे को चल रहे हैं। इस संडे दोस्तों 29 मई को आईआर का पीवाईक्यूज डिस्कस किए जाएंगे 2011 से लेकर 2021 के बीच में। तो दोस्तों 29 मई को सुबह 10 बजे, याद रखना, लाइव टेलीकास्ट होगा, तो जुड़ जाइए सुबह। चलिए, और बाकी दोस्तों आप जैसे जानते हैं हमारी यूट्यूब सीरीज, जो यूट्यूब शॉर्ट के जो वीडियोस हैं बहुत पॉपुलर चल रहे हैं आजकल, 1 मिनट सीरीज थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स, इसको फॉलो करते रहिए। ये आपके रिवीजन की तरह से ही है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए टॉपिक्स हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, साइंस है, आईआर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सब टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं विद इन 1 मिनट। एंड दोस्तों, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि भी मैं फुल लेंथ टेस्ट दूं या ना दूं, कि मेरा पहला मॉक 5 जून को जाके होगा, तो ये गलती मत करना, हाथ जोड़ के आपको मैं कह रहा हूं। पहला मॉक टेस्ट आपका 5 जून को ना हो, इससे पहले आप कई सारे मॉक टेस्ट दीजिए। अभी तो वैसे भी जितना भी टाइम रह चुका है 10-12 दिनों का, उसमें जितने भी आप टेस्ट देंगे उतना ही आप बेटर फील करेंगे, उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप 5 एफएलटीज लिखना चाहते हैं स्लीपी के साथ, तो दोस्तों हमारे 5 एफएलटीज आपको 499 पे अवेलेबल होंगे। वैसे इसकी प्राइस 1000 रुपीज थी, 50% ऑफ कोड लगा के, ऑफ 50 का कोड लगा के आप इस पर अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आप इतने में अपनी कॉपी में कमेंट सेक्शन में जो भी आपको सही आंसर लग रहा है वो आप एक बार मार्क कर लीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं 1 बाय 1, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जी, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की बात की जा रही है। कच्चाथीवू इज एन अनइनहैबिटेड वोल्केनिक आइलैंड इन द पाक स्ट्रेट। मित्रत्वा मेगा is a joint statement which was released after the virtual summit between India and Sri Lanka in 2020, and India has become the top importer of Sri Lanka. पूछा गया है which of the following is incorrect। ठीक है, तो A1 and 2, B3 only, C1 and 3, D2 only। तो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप एक बार क्वेश्चन देके मार्क कर लीजिए। दूसरा सवाल ये है, consider the following regarding UN special rapporteurs. Now they are independent experts working on behalf of UN। ये स्टेटमेंट 1 है। दूसरा है, दे वर्क ऑन अ कंट्री और अ थीमेटिक मैंडेट स्पेसिफाइड बाय द यूएनएचआरसी। तीसरा ये है, जो रिपोर्टियर्स हैं, दे रिसीव फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर देयर वर्क फ्रॉम द यूएन। इसमें से क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। ये ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या जा रहा है। तो A1 ओनली, B2 and 3, C3 ओनली, D1 and 2। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात कर रहा है। तो जो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और उसका जो 1967 प्रोटोकॉल है, तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पे पूछी गई हैं कि भाई, दे डिफाइन द टर्म रिफ्यूजी एंड आउटलाइंस द राइट्स ऑफ द रिफ्यूजीज एज वेल एज द लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट देम। दूसरा, द कोर प्रिंसिपल इज नॉन रिफाउलमेंट। तीसरा, इंडिया एंड बांग्लादेश आर सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है A1 only, B2 and 3, C3 only, D1 and 2। चौथा सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन इनकरेक्ट पूछा गया। तो ये हम ध्यान से पढ़ लें, नहीं तो अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, हम करेक्ट सोच के मार्क करके आ जाए, पूछा कुछ और जा रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ILO। तो इंडिया टर्म एज ए चेयर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द ILO स्टार्टेड October 2021। B, it was established by the Treaty of Versailles in 1919। C, it became the first specialized agency of the UN in the year 1946। and D, it is the only tri-party UN agency। है ना, ये only जैसे वर्ड्स हमको तंग कर सकते हैं ना। आखिरी सवाल ये है, विद रेफरेंस टू B3W यानी कि बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इट एम्स टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट इन डेवलपिंग एंड लोअर इनकम नेशंस, द स्पेस विच हैज बीन इंक्रीजिंगली कैप्चर्ड बाय चाइना थ्रू द एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स। नंबर 2, द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान इज बीइंग लेड बाय ऑस्ट्रेलिया। पूछा क्या गया आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नीदर 1 nor 2। अब आपने 5 सवाल पढ़ लिए, मैंने आपको 5 सवाल पढ़ के सुना दिया, इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाय दिस टाइम आपने, अगर आप पॉज कर करके आप क्वेश्चंस का जो भी आपको लग रहा है आंसर सही है, तो अपने उसमें नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, पहला सवाल जो है इंडिया श्रीलंका से रिलेटेड, यहां पे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, एक बार फिर पॉज करके सवाल देख लीजिए। चलिए, सो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इंडिया हैज बिकम द टॉप इंपोर्टर ऑफ श्रीलंका, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछी गई है। यानी कि ये जो 2 स्टेटमेंट्स यहां पे है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, देखिए स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज इंडिया नहीं, चाइना है जो कि टॉप इंपोर्ट पार्टनर है श्रीलंका का। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट।
ठीक है जी। हमारे जो सभ्यता की बात करें, सिविलाइजेशनल लिंक्स है हमारे श्रीलंका के साथ, तो रामायण हो या बुद्धिज्म हो, हमारे बहुत पुराना इतिहास है श्रीलंका के साथ। आज के टाइम पे तो श्रीलंका में बहुत ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस भी, और इंडिया बहुत मदद कर रहा है। लेकिन ये जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज में से हैं, तो इसमें से काफी ऐसे सवाल हैं जो कि पिछले साल के करंट अफेयर्स के थे। अभी श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस तो चलो अभी हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, लेकिन चलो उसकी जो बुनियाद थी श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की, काफी लंबे अरसे से चलते आ रही है। बहरहाल इंडिया श्रीलंका का अच्छा दोस्त है और इंडिया श्रीलंका की मदद भी कर रहा है। ठीक है, बहुत सिविलाइजेशनल लिंक्स है, हमारे पुराने सिविलाइजेशनल रिलेशंस है। तो दोस्तों ये आपका पाक स्ट्रेट आ जाता है। यहां पे आपकी IMBL भी शुरू होती है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है। और ये आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम द पाक स्ट्रेट। नाउ अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए श्रीलंका में भी जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, बुद्धिस्ट सर्किट के चलते हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री को थोड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना सकते हैं, जितने भी तीर्थ यात्री हैं जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं। अब उसके चलते हमने $15 मिलियन का ग्रांट दिया है इंडिया ने फॉर प्रमोटिंग ऑफ द बायलेटरल बुद्धिस्ट टाइज। और यहाँ पे इसके चलते एक इनॉग्रल इंटरनेशनल फ्लाइट विच विल कैरी द श्रीलंकन पिलग्रिम्स टू द सीक्रेट सिटी ऑफ कुशीनगर। अगर आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर 2021 में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी स्थापना वहां पे करी गई थी। ठीक है, उसके चलते और भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, डिफेंस है, सोलर है, जहां पे हम श्रीलंका के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन की बात करें, दिस वाज सेट अप बैक इन 1998। ठीक है, एंड जो भी देखिए सिविल वॉर के टाइम पे भी श्रीलंका की हमने बहुत मदद करी थी। ठीक है, जो 30 ईयर्स लॉन्ग सिविल वॉर चली थी श्रीलंका में, और इसके चलते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, पीपल टू पीपल लिंक्स हैं, कल्चरल कोऑपरेशन लिंक्स हैं, जहां पे इंडिया श्रीलंका काफी एक दूसरे के साथ सिनर्जी दिखाते आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो एक वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में आपके लिए, कच्चा थीवो आइलैंड के बारे। देखिए दोस्तों, ये आपका कच्चा थीवो आइलैंड, हाँ ये अनइनहैबिटेड वोल्केनिक आइलैंड जरूर है। और ये देखिए यहाँ पे आपका IMBL आ जाता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम जो बाउंड्री लाइन है। और जैसे आप जानते हैं, दिस इज द पाक स्ट्रेट, सो पाक स्ट्रेट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिए कच्चा थीवो की हम बात करें, देखिए 1921 में ना दोनों श्रीलंका और इंडिया ने क्लेम करा था दैट ये जो पीस ऑफ लैंड है फॉर फिशिंग, ये उनको, यानी कि श्रीलंका क्लेम कर रहा था कि भी हमारा होना चाहिए, इंडिया कह रहा था कि हमारा होना चाहिए। तो डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट काफी लंबे समय तक सेटल नहीं हो पाया। 1974 में कच्चा थीवो जो आइलैंड है, जो कि अनइनहैबिटेड है, अनइनहैबिटेड आइलैंड है द पाक स्ट्रेट, इसको दिस वाज सीडेड टू श्रीलंका बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, जो इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया गया था, उस टाइम पे श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? श्रीमावो बंद्रानायके, जो कि अपना सेकंड टर्म एज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे। तो ये एरिया वहां पे दे दिया गया। बाद में इसको लेके बहुत विवाद भी हुआ, जयललिता जी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, राइट। अब देखिए इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, देखिए अब नाउ ये एरिया श्रीलंका को दे दिया, लेकिन यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं करा गया कि फिशिंग राइट्स किसके पास रहेंगे। लेकिन यहां पे फिशिंग राइट्स इंडियन, देखिए अब हम फिशरमैन डिस्प्यूट्स के बारे में बहुत पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में, जो हमारे तमिल फिशरमैन और जो श्रीलंकन फिशरमैन, उनके बीच में भी काफी डिस्प्यूट्स आते हैं। लेकिन कच्चा थीवो पे क्या इंडियन फिशरमैन के राइट्स होंगे नहीं होंगे, ये बात का भी फैसला नहीं करा गया था। जयललिता जी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। 2014 में केंद्र सरकार ने इन्फॉर्म किया मद्रास हाई कोर्ट को इन रिस्पॉन्ड टू अ PIL कि जो श्रीलंका की सॉवरेनिटी है ओवर कच्चा थीवो, दैट इज अ सेटल्ड मैटर, और जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होंगे इंडिया से, दे विल नॉट एंजॉय एनी राइट टू एंगेज इन फिशिंग एक्टिविटीज इन द कच्चा थीवो रीजन। चलिए, दूसरा सवाल था हमारा UN स्पेशल रिपोर्टियर्स के बारे। ना ये स्टेटमेंट्स है जी तीनों, अगर आपने अभी भी सवाल अगर मिस हो गया था आपसे, तो अभी भी मैं थोड़ा आप पॉज करके 1-2 सेकंड के लिए सवाल एक बार पढ़ लीजिए, है ना अपना। आप इसमें पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो देखिए इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको कौन सा लग रहा है, करें डिस्कस फिर। चलिए ना, अब इसमें दोस्तों देखिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी आती है C3 ओनली। देखिए जो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि क्यों रिपोर्टियर्स दे रिसीव फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन फॉर देयर वर्क फ्रॉम द UN, ये गलत है। ठीक है, इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हैं, उनको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल ऐसे सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, तो काइंड ऑफ सोशल वर्क ही वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी कोई लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, जो भी कोई उनको लॉजिस्टिकल जो प्राइस रहता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहते हैं, खर्चे रहते हैं, वो जरूर HRC के ऑफिस से मिलते हैं। नाउ स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, द रिपोर्टियर्स दे डू नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर देयर वर्क फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। अब एडिशनल इन्फो की अगर हम बात करें ना, हु आर द UN स्पेशल रिपोर्टियर्स, तो ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो कि UN के
बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दे वर्क ऑन अ कंट्री बेसिस ऑन अ थीमेटिक मैंडेट। उनको मैंडेट कौन देता है? यूएनएचआरसी की तरफ से, यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से मिलता है, ठीक है। ये एडवाइस करते हैं ऑन द ह्यूमन राइट इश्यूज विच रेंज फ्रॉम सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। और दोस्तों अगर हम बात करें, उनको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं मिलती उनके काम के लिए जो यूएन उनको प्रोवाइड करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ऑफिस है ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स एट द यूएन, ये प्रोवाइड करता है रिपोर्टर्स को जो ये लॉजिस्टिकल असिस्टेंस या जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चे रहते हैं उसके लिए यहाँ पे इनको खर्चा मिल जाता है। ये अपने पर्सनल कैपेसिटी पे सर्व करते हैं, इनको कोई सैलरीज नहीं मिलती हैं, ठीक है, तरह से सोशल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। इनका देखिए मैंडेट है और वो मैंडेट को फुलफिल करना होता है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट स्टेटस है, इनके पास इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन रहे ताकि मैनिपुलेशन ना हो, ताकि कोई भी तीसरी पार्टी इनको पैसे दे के, अगर जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में जो सिविल राइट्स रिपोर्ट्स हैं या ह्यूमन राइट्स अगर इश्यूज हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर एंटिटी है, कोई कंट्री है, कोई कॉर्पोरेट है जो इनको पैसे देके इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इनकी रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो इस करके इनके ऑफिस को बहुत इंडिपेंडेंस मिलती है, राइट। एंड ये ताकि अपना काम इम्पार्शली कैरी आउट कर सके, इस करके इनको किसी भी किस्म की सैलरी नहीं मिलती है किसी भी यूएन के ऑफिस में से, राइट। और ये प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हैं और ये टीचर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट, किसी भी फील्ड में से हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। तो सवाल एक बार देख लीजिए पॉज करके, क्या लगता है आपको? इसमें करेक्ट पूछा गया, बाय द वे इसमें करेक्ट पूछा गया। देखिए अब एक थोड़ा सा अगर आपको हिंट दूं यहाँ पे, चलो वैसे ही आप 3 स्टेटमेंट्स हैं, है ना, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना, तो चलो अगर हम एक ट्रिक की बात करें, देखिए इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन का, ठीक है, रिफ्यूजी कन्वेंशन का। अब बांग्लादेश है कि नहीं है वो चलो हमको हो सकता है ना पता हो, लेकिन इतना पता है कि इंडिया नहीं है, तो इजीली आपका थर्ड ऑप्शन जो है ना एलिमिनेट हो जाता है। तो यानी कि आपका बी और सी एलिमिनेट हो जाता है, आपके पास ए और डी रह जाता है, जिसमें से आपने सही ऑप्शन चूज करना है। ए कहता है 1 ओनली, डी कहता है 2 ओनली, ठीक है। कोर प्रिंसिपल इज ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, देखिए ये बात तो सही हो भी सकती है, लेकिन नॉन रिफॉल्वमेंट के बारे तो हम पढ़ते रहते हैं इसमें जब हम रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात करते हैं। बिल्कुल सही जवाब जो डी है 1 और 2 सही जवाब है, इसमें सही पूछा गया था। देखिए नॉन रिफॉल्वमेंट यानी कि देखिए अगर कोई रिफ्यूजी है या अगर कोई असाइलम सीकर है, अगर वो आपकी कंट्री में शेल्टर सीक कर रहा है, तो आप धक्के से उसको वापस उस देश में नहीं भेज सकते जहां से वो परसिक्यूशन के थ्रेट से भाग के आया है या आई है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है बिकॉज देखिए इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही सिग्नेटरी नहीं है टू द रिफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू लिबरल डेमोक्रेसीज जिसने ये इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया, सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। इंडिया हाउएवर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैं हमारी टेरिटरी में, इनफैक्ट वी हैव द लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, ठीक है, चाहे वो टिबेटन्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, बुद्धिस्ट चाकमास हैं फ्रॉम द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऑफ बांग्लादेश, मुस्लिम रोहिंग्यास हैं फ्रॉम म्यांमार, सो वी हैव मेनी रिफ्यूजीज लिविंग इन इंडिया। देखिए प्रोटेक्शन जो अवेलेबल है टू रोहिंग्यास दैट इज अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, तो जो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन है और इसका 1967 प्रोटोकॉल है वो रोहिंग्यास को प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करता है। अब जो रिफ्यूजी का टर्म है, नाउ दिस डिफाइंस द टर्म रिफ्यूजी, जो दोनों प्रोटोकॉल्स हैं रिफ्यूजी एंड आउटलाइंस द राइट्स ऑफ द रिफ्यूजीज एज वेल, और जो लीगल ऑब्लिगेशन स्टेट्स के ऊपर रहती है इन रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर प्रिंसिपल जो है इस कन्वेंशन का वो क्या है? नॉन रिफॉल्वमेंट का, ठीक है, यानी कि आप एक रिफ्यूजी को, एक असाइलम सीकर को धक्के से आप जबरदस्ती से वापस उस जगह पे नहीं भेज सकते जहां पे वो परसिक्यूशन के खतरे से भाग के आया है, ठीक है। लेकिन कंसर्न ये है कि बांग्लादेश भी सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन का। नाउ अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, देखिए इवन दो जो रिफ्यूजीज हैं वो फॉरेनर्स की तरह माने जाते हैं, किसी देश में वो असाइलम सीकर हो, शेल्टर सीक कर रहे हो अंडर द आर्टिकल 2 ऑफ द ICCPR, लेकिन फिर भी वो सेम फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स एंजॉय कर सकते हैं एज द नेशनल्स, एज द नेटिव सिटीजंस, एज फार एज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कंसर्न्ड और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज कंसर्न्ड। तो ये बात यहाँ पे समझनी जरूरी है। रोहिंग्यास की बात करें, म्यांमार में भी जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट की है। अगर हम रखाइन स्टेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था आज से 4-5 साल पहले, जो एथनिक क्लींजिंग चल रहा था म्यांमार में, राइट। तो देखिए वहाँ पे अगर हम जो एथनिक ग्रुप है रोहिंग्यास, सो दिस इज बेसिकली एन एथनिक ग्रुप विच इज़ मोस्टली मुस्लिम्स एंड उनको फुल टाइम सिटीजनशिप म्यांमार में नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये स्टेटलेस है एंड रखाइन स्टेट इन म्यांमार, जो कि रखाइन स्टेट जहाँ पे जो प्रोडोमिनेंटली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि 1 मिलियन रोहिंग्यास वर लिविंग इन म्यांमार बिफोर दिस क्राइसिस हैपेंड, बिफोर दिस एथनिक क्लिंजिंग हैपेंड, एंड estimated around about 6 lakh, 6.5 lakh of the refugees from the Rakhine, Myanmar, they had crossed the border into Bangladesh since August 2017, and even many of the Rohingyas they had crossed into India as well, right? अगर हम बात करें यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की, वो ये कहते हैं जो रोहिंग्यास हैं they are one of the most, if not the most, if not the most discriminated people in the world.
चलिए दोस्तों, चौथा सवाल है आईएलओ के रिगार्डिंग। अब आईएलओ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, तो आप एक बार ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, पॉज करके देखिए आपको कौन सी इसमें से इनकरेक्ट लग रही है। इनकरेक्ट लग रही है तो जैसे ओनली वर्ड है ना, ओनली वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग कई बार लग सकता है हमको। इट इज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं हमको थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इस तरह के वर्ड्स गलत होंगे, है ना। सो अब आप देखिए आपको क्या सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इंडिया के जो टर्म है एज चेयर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड नहीं, दैट एंडेड इन 2021। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो ये एंड कब हुई थी इंडिया की जो टर्म है एज द चेयर ऑफ आईएलओ, दैट एंडेड लास्ट ईयर। सो जो इसकी टर्म की हम बात करें तो टर्म अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 के बीच में थी, सो दैट एंडेड बैक इन जून 2021। एडिशनल इन्फो की बात करें तो जो गवर्निंग बॉडी है वो एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है ऑफ द आईएलओ। ठीक है, इट मीट्स इन जेनेवा एंड देन डेफिनेटली दिस वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन एजेंसी फॉर द लीग ऑफ नेशंस फॉलोइंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की बात यहाँ पे आती है वो बिल्कुल सही है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 एंड डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, 1946 में स्टैब्लिश करी गई थी और इसको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला 1969 में। और ये ओनली ट्राई पार्टी यूएन एजेंसी है। तो ओनली ट्राई पार्टी मींस यहाँ पे 3 पार्टीज आ जाती हैं, यानी कि सरकारें, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। ठीक है जी। अब की रिपोर्ट्स देखिए, रिपोर्ट्स के बारे में आपको बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होता है इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना। रिपोर्ट्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट है, बताइए कि कौन रिलीज करता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक करता है कि आईएमएफ करता है कि एडीबी करता है कि आईएलओ करता है। तो कुछ की रिपोर्ट्स, ये 2 रिपोर्ट्स हैं आईएलओ की, ये आप याद रखना। एक तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और एक ग्लोबल वेज रिपोर्ट, याद रहेंगे वो आपको। चलिए आखिरी सवाल बात करता है B3W के बारे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे। अब आपको याद होगा G7 समिट जो पिछले साल 2021 में हुई थी। तो अगर आप इसमें से अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बताइए आपको कौन सा लग रहा है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया आपसे। कर लीजिए पॉज, चलो आप पॉज करके देख लीजिए आपको कौन सा सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ना, लेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज लेड बाय अमेरिका, नॉट बाय ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, याद करिए पिछले साल 2021 में जो G7 समिट हुआ था वो कहां हुआ था, कॉर्नवॉल समिट, जो कि यूके में हुआ था। तो वहां पे B3W की बात करी गई थी। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है, A1 ओनली से सही ऑप्शन। ठीक है, यानी कि एज एन ऑल्टरनेटिव के जो B3W है कि कैसे एज एन ऑल्टरनेटिव टू द चाइनीज लेड BRI इसको इनिशिएटिव को टक्कर दे सकता है। जो डेवलपमेंट डेफिसिट है खास करके डेवलपिंग देशों में, उसको कैसे बढ़ावा अमेरिका दे सकता है अपने अलाइज के साथ। ठीक है, तो इट इज नॉट लेड बाय ऑस्ट्रेलिया, दिस इज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। तो B3W जो है दिस इज प्रपोज बाय द G7 कंट्रीज। ठीक है जी, जो रिसेंटली यानी कि जो पिछले साल 47 G7 समिट हुआ था। अब इस साल G7 समिट का होना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आप देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है जी। अब यहां पे बात करेगी कि कैसे जो डेवलपमेंटल नीड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेफिसिट है डेवलपिंग देशों का, चाहे अब देखिए पैंडेमिक से, अब देखिए उस टाइम पे पैंडेमिक सेकंड वेव था, सेकंड वेव से बहुत सारे देश जूझ रहे थे, तो पैंडेमिक से भी देशों को बाहर निकलना था। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बातें हो रही थी, क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ सिक्योरिटी है, वैक्सीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। तो अमेरिका ने इस बात का दावा किया कि कैसे हम पब्लिक यानी कि सरकारें भी, अमेरिका के जो अलायंस हैं वो भी, अब अमेरिका अकेले तो नहीं $40 ट्रिलियन के चेक काट के देगा डेवलपिंग देशों को, लेकिन कैसे प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन भी यहां पे देखी जा सकती है टू काउंटर द चाइनाज एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिकॉज चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चलते बहुत सारे गरीब देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडो पैसिफिक नेशंस में ये कह के जी मैं आपका दोस्त हूँ, वहाँ पे बहुत सारे पैसे देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बातें करता है, और बाद में हम देख सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ पे क्या हाल है, चाहे म्यांमार हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए B3W बनाया गया था। B3W का कंसेप्ट यहाँ पे आया था। ठीक है जी। अब यहां पे बात कर लेते हैं G7 के बारे में दोस्तों। तो G7 ओरिजिनली G8 था, इसको सेटअप किया गया था 1975 में। तो ये जो 8 इंडस्ट्रियलाइज्ड जो देश थे दुनिया के, तो उनका G8 बनता है ये। अब G8 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स था, रशिया भी था। ठीक है, तो रशिया का बात, तो अगर द मेजर पर्पस ऑफ द G7 इज टू डिस्कस एंड डिलिबरेट ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है जी। रशिया जो है वो फॉर्मली इंडक्टेड एज अ मेंबर इन द G7 ग्रुप। तो 1975 में 7 ही थे, 1998 में रशिया इज इंडक्टेड एज अ मेंबर टू द G7, तो G7 G8 बन जाता है। लेकिन रशिया को G8 से निकाल दिया जाता है, फिर से G7 बन जाता है। कब रशिया को निकाला जाता है, 2014 में। क्यों, बिकॉज ऑफ द क्रिमियन एनेक्सेशन। उसके बाद रशिया को इस ब्लॉक में से निकाल दिया जाता है।
तो दोस्तों ये थे आज के 5 सवाल। क्या आपका स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। वैसे देखिए दोस्तों कुछ ही दिन रह चुके हैं, अब बहुत कम टाइम रह चुका है प्रीलिम्स को, लेकिन अगर अभी भी आप अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारी टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। ऑफ 50 जो है कूपन कोड रहेगा हमारा। आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और वेबसाइट पर जाकर विजिट करके हमारे सारे प्रीलिम्स के जो 2022 के कोर्सेज हैं उन सब पे 50% ऑफ है, उसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द और 5 क्वेश्चंस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।